हेलो बच्चों, दिल के सच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूपी वाला चैनल में। यूपी वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसी क्लास हैं जो कि हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं यूपी वाले उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। और कठिनाई किस तरह की कि उन्हें टीचर की लैंग्वेज ही पकड़ में नहीं आ रही थी कि सर बता क्या रहे हैं। कभी वह हिंदी में बोलते हैं और कभी वह इंग्लिश में बोलते हैं, तो दोनों ही वर्ड मिक्स करके क्या बता रहे हैं। कुछ कुछ बच्चों के दिमाग से तो बिल्कुल 4 फीट ऊपर से निकल जाता था। तो ऐसे बच्चों के लिए खास करके हम ये लेके आए हैं। बाकी का हमारी जो लैंग्वेज है वो आसानी से सभी को समझ में आने वाली है, क्योंकि हम शुद्ध यूपी वाले हैं और बुंदेलखंडी लैंग्वेज वाले हैं। तो आपको हमारी भाषा में तो पढ़ने में मज़ा ही अलग आएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहला लेसन फिजिक्स का, और ये है कूलाम का नियम तथा विद्युत आवेश। कूलाम का नियम तथा विद्युत आवेश। तो चलिए बच्चों शुरू करें। तो क्या आप जानते हैं कि नेचर में बल कितने हैं? अब नेचर मतलब प्रकृति में, हमारे संसार में कितने तरह के बल लगते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा कई तरह के बल लगते हैं। जैसे अच्छा, बल को कहते क्या हैं? तो नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि धक्का देने या खींचने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को धक्का देने या खींचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब ये जो बल होता है ये कितने टाइप्स का होता है? तो आपने देखा होगा बल कई प्रकार का आपने पढ़ा होगा। संपर्क बल, असंपर्क बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल, नाभिकीय बल, ससंजक बल, असंजक बल। कितने सारे नेचर में बल हैं। आप कैसे बताओगे कि कौन सा बल पूछा गया है? तो ऐसे बलों को एकीकृत करके का मीन्स ये है कि सबको इकट्ठा करके 4 तरह के बल बना दिए। 4 तरह के बल बना दिए। और वह बल कौन कौन से हैं? तो एक है वैद्युत बल, एक है चुंबकीय बल, और इन दोनों बलों को इकट्ठा मिला के कर दिया नंबर 1 विद्युत चुंबकीय बल। अब दूसरा जो बल आता है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। तो 4 तरह के मुख्य बल हैं जो कि हमारी प्रकृति के मूल बलों के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो कारण भी आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को हम ऊपर की तरफ पुश करें, धक्का दें तो नीचे आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचती है। अब जब पृथ्वी खींच रही है तो किन वस्तुओं को खींचेगी? जिनके पास द्रव्यमान है, जिनके पास वजन है। जिनके पास वजन नहीं होगा उन्हें पृथ्वी नहीं खींचती है। अर्थात तुमने देखा होगा जो हल्की वस्तुएं होती हैं वो ऊपर जाती हैं और जो भारी वस्तुएं होती हैं वो नीचे आती हैं। जैसे पानी में पत्थर डालो तो वो नीचे जाता है, और अगर आप कोई गुब्बारे में हवा भर के गुब्बारा डाल दो तो पानी के अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके पास वजन नहीं है, उतना ज़्यादा भार नहीं है, और जिसके पास भार होगा वो नीचे जाएगा। तो हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनके पास भार होता है और फेंकने पर वह नीचे की ओर आती हैं। तो जब हम बोर्ड पर चॉक से लिखते हैं तो वह चॉक चिपक जाती है, और अगर हम डायरेक्टली बोर्ड पर वो चॉक रख दें ऐसे तो नीचे गिर जाती हैं। या हमने ये मार्कर लिया ऐसे रख दिया, नीचे गिर जाता है, और जब हम इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो ये स्याही इसकी बोर्ड पर चिपक जाती। अब देखिए, एक छोटा सा पार्टिकल जिसके पास वजन है, द्रव्यमान है, कितना है? एक इलेक्ट्रॉन के पास 9.1 × 10⁻³ kg एक सूक्ष्म बल होता है। प्रोटॉन के पास भी होता है जो कि आंख से दिखाई नहीं देता। 1.67 × 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का, सॉरी हम गलत बोल गए, 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का 1.67 ×
27 kg। अब ये इतने छोटे पार्टिकल हैं, आँख से दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी इनके पास वजन है। तो चौक के पार्टिकल हैं, उनके पास भी द्रव्यमान होना चाहिए, और अगर होता है तो उनको नीचे गिरना चाहिए, लेकिन बोर्ड पर चिपक जाते हैं, क्यों? और जबकि पूरी की पूरी चौक है, उसके पास भी द्रव्यमान है, लेकिन उसको हम ऐसे बोर्ड पर ऐसे रख देते हैं, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। चलिए, कारण क्या है ये हम आगे जानेंगे। अब हम चलते हैं कि जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो ये बड़ी मज़ेदार कहानी है, वीडियो को छोड़ के जाना नहीं। अगर आपने आधी सुन ली तो फिर तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो कहानी शुरू होती आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले। और 2500 साल पहले हुआ है कि एक वैज्ञानिक थे। अब उस टाइम पे उतना खास खोजें नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक खोज की, और वो थेल्स के रहने वाले थे, थेल्स के यूनानी दार्शनिक। अब यूनानी दार्शनिक का साथ साथ हम उन्हें ये समझ लें कि वो सप्तऋषियों में से एक थे। वही सप्तऋषि जिनमें एक महात्मा बुद्ध थे और जिन्होंने वाल्मीकि को ज्ञान दिया था, उन्हीं सप्तऋषियों में से एक थे। और वो कौन थे? यूनानी दार्शनिक, जिनका नाम था थेल्स। इन थेल्स का जन्म लगभग 624 ईसा पूर्व हुआ था। इन्होंने क्या किया कि एम्बर, अब एम्बर समझते क्या होता है? काफ़ी किताबों में आपने पढ़ा होगा, एम्बर नामक एक पदार्थ होता है। तो देखिए, अब ये पदार्थ हमें देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन पहले एक पेड़ हुआ करता था, और वो पेड़ की जो गोंद निकलती थी, गिलू, जो गोंद निकलती थी, आजकल जैसे तुमने देखा होगा कि हम जो गाद होती है लड्डुओं में डाल करके खाते हैं, वो वाली गाद, इसी तरह की एक गोंद निकला करती थी। या कटहल के पेड़ में सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता है, उसी टाइप की एक गोंद निकला करती थी, और वो गोंद सूख करके पत्थर के जैसी कठोर हो जाती थी, और जो पत्थर के जैसे कठोर हो जाती थी उसको हम कहते थे एम्बर। तो एम्बर नामक वो पदार्थ था, और उस पदार्थ को उन्होंने ऊन पर रगड़ करके देखा या रेशम पर रगड़ करके देखा, तो देखा कि वो एम्बर छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। और जो ये प्रॉपर्टी है, इसी को नाम दिया गया आवेश। अब देखिए, आवेश नाम देने की भी एक कहानी है। आवेश, आवेश जो शब्द है वो कहाँ से आया? तो देखिए, आवेश शब्द की जो उत्पत्ति है वो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रा शब्द से हुई। अब इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रा शब्द से क्यों हुई, ये भी आप आगे जानेंगे, बस वीडियो में बने रहें। अब हम इसी में हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। अभी अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अच्छा, ये खोज हुई कैसे? तो जो थेल्स थे उनने कुछ ज़्यादा तो नहीं बताया, केवल यही प्रॉपर्टी बताई कि जब एम्बर को ऊन पर रगड़ देते हैं तो वो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। लेकिन फिर लगभग 2000 साल बाद, लगभग 1600 के आसपास हुआ ये कि एक वैज्ञानिक रहे गिलबर्ट, और गिलबर्ट ने प्रकृति में एक घटना देखी, और वो घटना थी बिजली का चमकना। अब ये बिजली के चमकने से उनके दिमाग में क्या क्रिएटिव विचार आया, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि ये बिजली चमकती है तो रात में जब ये चमकती है तो दिन के जैसी चमक आती है, क्यों ना हम ये बिजली को स्टोर कर लें, और स्टोर करके अपने पास रख लें, तो हम बाद में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि जब फसल आती है तो किसान लोग क्या करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना घर पर बचा के रख लेते हैं, बाकी का बेच देते हैं। अब जो बचा के रख लिया उसका वो अपनी दैनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं खाने पीने के लिए और आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। तो इसी तरह से इनके दिमाग में भी विचार आया कि ये बिजली को हम स्टोर कर लें। अब स्टोर कैसे किया जाए, ये समस्या थी। तब इस पर उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया। उन्होंने एक पक्षी को पाला जो कि बादलों में जा सके
और वहां पर जाकर के ये पता कर सके कि जो बिजली चमक रही है वो एनर्जी है किस तरह की। तो उन्होंने एक पक्षी को ट्रेंड किया और ट्रेंड करके उन्होंने उस पक्षी को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया कि तुम बच्चे जाना वहाँ पे और वो एनर्जी को सेंस करके हमारे पास लाना कि किस तरह की एनर्जी है। पक्षी को बहुत अच्छे से ट्रेंड किया, लेकिन जब वो पक्षी गया, बिजली चमकी, वो पक्षी मर गया, नीचे गिरा मिला। आपने भी देखा होगा कहीं अगर बिजली गिरती है, पेड़ पर गिरती है तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो उनका ये एक्सपेरिमेंट तो वैसे ही सक्सेस होने वाला नहीं था। अब उन्होंने किया, दिमाग लगाया कि इसको समझा कैसे जाए। तो उन्होंने एक दूसरा दिमाग लगाया। दूसरा दिमाग क्या लगाया? उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई हमारे कांटेक्ट में आ जाए जो हमारे कांटेक्ट में रहे और मरता ना हो और वो हमें समझा सके कि ये किस तरह की एनर्जी है। तो उन्होंने एक पतंग को बादलों के पास भेज दिया। अब कहोगे ये क्या बकवास कहानी है? नहीं, ये रियल है। सुनिए किस तरह से है। अब गिलबर्ट ने क्या किया कि ये पतंग को बादलों के पास भेज दिया, बहुत लंबी रस्सी लगा करके। और उस टाइम पे अब देखिए, ऊपर तो हवा तेज रहती है तो आसानी से पतंग पहुंच जाती है। अब जब ऊपर बादल हैं तो बादल दिन के समय में जब गड़गड़ाहट होती है और पानी नहीं गिर रहा होता है, उस टाइम पे भेजा इन्होंने। और जब बिजली चमकी, उन्होंने सोचा कि अब ये एनर्जी कुछ टाइम बाद, जैसे ये बिजली चमकी, ये एनर्जी हमारे पास आएगी, हमें कुछ ना कुछ सेंस होगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। थेल्स का दिमाग खराब कि हमने इतना मेहनत किया, बेचारे एक पक्षी मार दिया, ये पतंग को भी भेजा, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। अब क्या किया इन्होंने सोचा कि शायद बिजली की दोस्ती नहीं हो पा रही पतंग से, तो ऐसी कोई चीज़ भेजना चाहिए जिसकी अच्छे से दोस्ती हो जाए। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊर्जा से दोस्ती कर ले? तो तुमने देखा होगा कि जो मेटल्स होती, धातुएं होती, जैसे तुम धातु को धूप में रख दो, लोहे की प्लेट को रख दो धूप में, कुछ टाइम बाद वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ठंडक में रख दो, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो धातुएं क्या हैं? एनर्जी को अच्छे से सेंस करती हैं। धातुओं में ध्वनि सबसे ज़्यादा आती है। तो इसका मीन्स क्या है? धातुएं एनर्जी को अच्छे से सेंस करती हैं। तो उन्होंने यही दिमाग लगाया कि धातुएं जो अच्छे से सेंस करती हैं, कोई धातु इसके साथ भेजनी चाहिए ताकि वो एनर्जी को सेंस करे और वहाँ से आके हमें बताएगी एनर्जी कैसी है। अब इन्होंने ये यहाँ पर एक छोटी सी पिन लगा दी, लोहे की चाबी, और लगा करके फिर से भेजा। अब बड़ी नहीं तो वो पतंग नीचे रखी रहेगी, छोटी सी चाबी लगाई, भेज दिया बादलों के पास। फिर बिजली चमकी, कुछ नहीं हुआ, सब एक्सपेरिमेंट फेल। अब उनका दिमाग काम नहीं करे। तो यहाँ पर एक धोखा हुआ है इनके साथ। धोखा क्या किया? बादलों ने धोखा कर दिया। बादल तभी के बरसने लगे और जैसे ही बादल बरसे, ये पतंग पे पानी गिरा, धागे पे पानी गिरा, पतंग नीचे आने लगी। और पतंग नीचे आ ही रही थी, उसी टाइम पे बिजली चमकी। और बिजली चमकते ही ये जो गिलबर्ट थे, इनको एक बहुत जोर का झटका लगा, ये पीछे गिर गए। ये इतना जोर का झटका था कि इनके दिमाग से एक ख्याल ही निकल गया कि हमें कोई खोज करनी थी। कम से कम 1 महीने तो इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमने कोई खोज की थी या कुछ कर रहे थे। सब कुछ ये भूल गए, इन्होंने दिमाग से निकाल ही दिया कि हमें कुछ करना है। अब लेकिन कुछ समय बाद, झटका खाने के बाद, इनका दिमाग खुल गया। इनके दिमाग में अब समझ में आया कि बड़ी खतरनाक एनर्जी है, हम इससे तो एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं। अब जब ये खतरनाक एनर्जी है तो फिर इसकी खोज कैसे हुई? तो फिर इनके साथ दैनिक जीवन में एक और घटना हुई। और घटना क्या हुई कि ये सो रहे थे तो एक दिन इनका जो नाखून है वो कंबल से रगड़ गया, और कंबल से रगड़ा तो चट की आवाज़ आई, और चट की आवाज़ एक चिंगारी भी निकली उससे। और जब ये चिंगारी निकली तो उन्होंने इस पर गौर किया। अब गौर किया तो उन्होंने देखा कि ये तो घटना सेम वैसे ही हो रही है जैसे बादलों के पास हुई थी। फिर उन्होंने बार बार उस कंबल से ऐसे ऐसे नाखून रगड़ना शुरू किया। कंबल से रगड़ा नाखून, फिर चट, फिर पट, चट पट, चट पट, यही करने लगे।
और करते 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 उन्हें बहुत कुछ समझ में आने लगा। उन्हें समझ में आया कि अगर हम एक पदार्थ पर दूसरा पदार्थ घर्षण कराते हैं तो घर्षण कराने से ये घटना उत्पन्न हो रही है, अर्थात हम कोई भी दो वस्तुओं को घर्षण करा करके ये एनर्जी को बना सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। अब स्टोर करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है। अब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लिए, बहुत सारी अलग अलग टाइप की वस्तुएं लेना शुरू किया और अलग अलग वस्तुएं लेकर के उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। अब इन्होंने क्या किया, दो कांच की छड़ें ले ली, दो प्लास्टिक की छड़ें ले ली, बिल्ली की खाल ले ली। अब बिल्ली की खाल कहाँ से आएगी? तो तुमने देखा होगा पहले के जो लोग थे वो जूता चप्पल सिलते थे, तो वो जो जानवर मर जाते थे उनकी खाल को निकाल लाते थे, उससे जूते बनाते थे। तो वही मरी बिल्ली की खाल ले आए, उन्होंने सुखा करके रख ली। वो खाल का यूज़ किया, एम्बर का यूज़ किया, ऊन का यूज़ किया, कांच का यूज़ किया और अब ये सारे मटेरियल को रख करके उन पे एक्सपेरिमेंट करने लगे। और एक्सपेरिमेंट क्या थे तो वो समझते हैं। जैसे एक उन्होंने आबनूस की छड़ ली, आबनूस की छड़, आबनूस की छड़ को क्या किया, इन्होंने बिल्ली की खाल पर रगड़ा, बिल्ली की खाल पर, और ऐसे लटका दी आबनूस की छड़। एक दूसरी आबनूस की छड़ ली, बिल्ली की खाल पर रगड़ा और लटका दिया। अब देखा कि ये छड़ एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, दूर भाग रही हैं। अब दूर क्यों भाग रही हैं? तो यहां पर भी उनको एक बात समझ में आई कि इन दोनों पर एक प्रॉपर्टी आ गई, एक गुण आ गया और वो गुण एक ही जैसा है जिसकी वजह से ये दूर भाग रहे हैं। क्या हो रहा है दोनों के बीच? बल लग रहा है, एक दूसरे को धकेल रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने दूसरे टाइप की छड़ें ले ली। दूसरे टाइप की छड़ कौन सी ली? एक कांच की छड़, और कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ा और फिर रगड़ करके फिर लटका दिया, दूसरी छड़ को भी लटका दिया और लटका करके देखा ये भी दूर भाग रही थी। अब दोनों के पास एक ही जैसी प्रोसेस। तो काफ़ी कुछ समझने के बाद उन्हें एक ही चीज़ समझ में आई कि ये छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही, प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को दूर हटाती हैं, बल लगाती हैं एक दूसरे पे। बस इतना समझ में आया। और इसके बाद ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो ये वो छड़ों को उतार करके ऐसा एक जगह रख दिए और खाना खाने के लिए चले गए। अब जहाँ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ जब वो दोबारा आए तो उन्होंने देखा कि दो छड़ें एक साथ चिपकी पड़ी हैं, एक आबनूस की छड़ और एक कांच की छड़। अब इन छड़ों को इन्होंने क्या किया, अलग किया, और अलग किया तो इन्हें भी बल लगाना पड़ा। इन्होंने ऐसे अलग कर दिया, अब अलग तो हो गए, लेकिन जैसे ये पास लाए फिर कुछ नहीं हुआ। इन्होंने फिर वही प्रोसेस की। इन्होंने फिर से क्या किया, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पे रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ा, फिर पास लाए फिर चिपक गई। अलग किया तो बल लगाना पड़ा, अब अलग तो हो गई, फिर चिपकाए तो फिर नहीं चिपके। बड़े मजेदार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये। अब इससे ने एक चीज और समझ में आ गई। एक चीज क्या समझ में आ गई कि हो ना हो इन पर अलग अलग टाइप का गुण आ रहा है, और जो अलग अलग टाइप का गुण आ रहा है, ये गुण जो अलग अलग टाइप का गुण आ रहा है, ये गुण के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। अब इस गुण को नाम क्या दिया जाए? तो यहां से नाम दिया गया, यहां से डेफिनेशन बनी। क्या है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को खींचने का गुण आ जाता है। जैसे तुमने देखा होगा बचपन में करते ना, अब रगड़ के धूल के पास ये तो देखते चिपक गए, बहुत सारे चिपक गए, जादू हो गया। रियलिटी में क्या है, घर्षण किया तो इसके पास एक गुण आ गया, काय का, छोटी छोटी वस्तुओं को खींचने का। इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन किया कि जब हम किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को खींचने का गुण आ जाता है, और इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। और ये आवेश दो टाइप्स का होता है। एक तो वो होता है जो एक दूसरे को धकेलता है, एक वो होता है जो एक दूसरे को खींचता है। अब लेकिन उनका नाम क्या होना चाहिए, इस पर जंग छिड़ गई। इसकी नाम पर भी एक बड़ी मजेदार कहानी है, तो चलिए उसको भी जानते हैं।
लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि क्या चार्ज की खोज उसी समय हुई, उससे पहले आवेश की खोज नहीं हुई थी या विद्युत की खोज नहीं हुई थी? तो इसका आंसर है नहीं। ये जो चार्ज है हमारी दुनिया में पहले से ही है और इसका लोग यूज भी कर रहे थे, उपयोग भी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि ये है क्या, उपयोग कर रहे थे केवल। आपने देखा होगा आज डॉक्टर इलाज करते हैं, पहले वैद्य किया करते थे। अब अगर कोई आपके घर में पागल हो जाए, रियलिटी में नहीं होना है, तो ऐसे ही इमेजिन कीजिए कि पागल है अगर कोई, तो उस पागल को ठीक करवाना तो आप क्या करेंगे? तो काफ़ी लोग हमें सजेशन देने लगते कि उसको ग्वालियर लवा जाओ। ग्वालियर में क्या होता? इलेक्ट्रिक शॉर्ट, करंट का झटका लगवा दो, 2-4 बार हलेगा, ठीक हो जाएगा। तो वही प्रोसेस पहले भी यूज होती थी। होता क्या था, पहले के समय में वैद्य लोग हुआ करते थे और ये वैद्य लोग करते क्या थे कि कोई व्यक्ति जैसे पागल हो गया, तो हमारे यहाँ के कुछ इलाकों में पहले एक मछली पाई जाती थी और उसका नाम था तारपीडो। आप जानते हैं उसे विद्युत मछली के नाम से, विद्युत मछली के नाम से ये तारपीडो गड्ढों में पाई जाती थी। अधिकांश ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की ओर पाई जाती थी उस समय में। तो वैद्य लोग क्या करते थे, जिस कुएं में, गड्ढे में, तालाब में ये मछली पाई जाती थी, जहां पाई जाती थी, पहले तो ये देख लेते कहाँ है मछली। अब एक व्यक्ति को, जैसे कुएं में है इसमें, तो जिस व्यक्ति को, जो पागल है, उस व्यक्ति को क्या करते थे, ये यहाँ तक कुआं भरा हुआ है, इस व्यक्ति को रस्सी से बांध करके ऐसे लटका दिया और लटका करके इसको पानी में गिराते थे धपाक, और उसमें मछली थी और वो मछली क्या करती थी, करंट निकालती थी, विद्युत निकालती थी। अब जैसे विद्युत निकाली उसने, पानी में आदमी गया, पागल आदमी, और 440 का झटका लगा, हिल गया, ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस पहले भी यूज होती थी, पहले लोगों को इसी तरीके से ठीक किया जाता था। आजकल हम टेक्निकल सुविधाओं का यूज करने लगे हैं, तो मशीनरियों पर जाते शॉक लगवाने के लिए, लेकिन पहले इस तरह की प्रोसेस यूज में लाई जाती थी, उपयोग में लाई जाती थी, और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। अब इसका मतलब क्या है कि विद्युत पहले से ही है, बस हमने उसको समझा और बता दिया कि ये चीज़ ये होती है। जैसे सूर्य तो पहले से ही पूर्व से निकल रहा है, लेकिन हमने क्या कह दिया, ये दिशा पूर्व है और सूर्य इधर से निकलता है, तो हमने एक फिलॉसफी बना दी कि सूर्य पूर्व से निकलता है। अब ये भी पढ़ा होगा रियलिटी में कि सूर्य पूर्व से नहीं निकलता, बल्कि धरती घूमती है। ठीक है, तो ये आप पिछली वीडियो में देखिए, जो 11 की गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है, उसमें आप डीपली समझेंगे। हर चैप्टर में मजेदार स्टोरी मिलेगी आपको। तो चार्ज की तो खोज हो ही चुकी थी। अब आती है बात कि नाम क्या रखा जाए चार्जों का, जो कि चार्ज 2 तरह के थे। गिलबर्ट ने पता कर लिए थे, लेकिन उन्हें नाम नहीं आ रहा था कि नाम क्या रखा जाए। तो उसी टाइम पे उनके साथ एक इनके सहयोगी थे, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये अमेरिकी साइंटिस्ट थे, और इन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने गिलबर्ट की बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने बताया कि किस तरह से चार्ज के नाम रख सकते हैं। तो देखिए, चार्ज की प्रॉपर्टी के बेस पर इसके नाम रखे गए, और आपने कोई चीज़ ऐसी देखी कि जोड़ने पर वो समाप्त हो जाए, फिजिकल या केमिकल लाइफ में। अगर हम 2 चीज़ों को मिलाएं और दोनों को मिलाने पर वो गायब हो जाए, ऐसी क्या कोई प्रोसेस आपने देखी? अगर देखी तो सोचिए और आंसर हमें कमेंट करिए। तो आपने देखा होगा, जैसे केमिकल प्रोसेस देखिए, जैसे हम चाय बनाते हैं, केमिकल प्रोसेस। चाय कैसे बनाते हैं? दूध लिया, 1 लीटर दूध लिया, 200 ग्राम चीनी ली, 50 ग्राम चाय की पत्ती ली, 20 ग्राम अदरक लिया, सबको मिलाया, गर्म कर दिया, तो क्या उसमें का मटेरियल गायब होगा? नहीं होता, चाय बन जाती है। भले ही वो थोड़ी सी कम बने, लेकिन गायब नहीं होती, खत्म नहीं होती। ऐसे ही फिजिकल लाइफ में देखिए, फिजिकल लाइफ में आलू टमाटर की सब्जी देख लो। आपने 1 किलो आलू लाए, आधा किलो टमाटर लाए, कुछ मसाला मिक्स किया, गरम कर दिया, सब्जी बन गई।
क्या सब्जी पात्र में गायब हो जाती? नहीं होती ना। होता क्या है कि चार्ज के साथ एक प्रॉपर्टी थी, एक घटना घट रही थी, और वो घटना क्या थी कि अगर हमने एक छड़ को घर्षण करा लिया, रगड़ लिया, दूसरी अलग टाइप की छड़ को रगड़ लिया, और अलग अलग छड़ें हैं, एक हमारे पास कांच की है और एक आबनूस की है, दोनों छड़ें जी रगड़ी हुई छड़ें पास लाए, चिपक गई। अब अगर इन पे फोर्स लगाएंगे तभी अलग हो रही, उसके बाद फिर पास लाए, नहीं चिपकती, मतलब इनके पास आवेश का गुण ही खत्म हो गया। फिर जब दोनों छड़ों को चिपकाया और इसके बाद अलग अलग किया, फिर चिपकाया, तो आवेश का गुण खत्म, मतलब दोनों आवेश मिलकर के एक दूसरे का वैल्यू खत्म कर दिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी ना तो फिजिक्स में कहीं मिलती है, ना केमिस्ट्री में कहीं मिलती है। तो अब ये समस्या थी कि ना फिजिक्स में मिल रही है, ना केमिस्ट्री में मिल रही है, साइंस में कहीं मिल ही नहीं रही है, तो क्या किया जाए? तो जब ऐसी समस्या हो कि जिसका सॉल्यूशन राजा के पास नहीं हो, तो फिर राजा जाकर के रानी से पूछता है कि इसका समाधान कैसे किया जाए, और रानी उस सवाल को चुटकी में हल कर देती है। और साइंस की रानी कौन है पता है? मैथ। अब हमारी फिजिक्स पहुंचे कहाँ? मैथ के पास। मैथमेटिक्स से पूछा, बताओ हमारे सामने ये समस्या है कि दो आवेशों को मिला रहे हैं और रिजल्ट 0 निकल रहा है, हम क्या करें? मैथ ने सीधा सा आंसर दे दिया भैया। सीधा सा आंसर क्या दिया? बोले एक रख लो प्लस टाइप का और एक रख लो माइनस टाइप का। जैसे ये प्लस का 5 कूलाम आवेश और ये माइनस का 5 कूलाम आवेश। अब दोनों को मिलाओगे तो प्लस के 5 और माइनस के 5 जोड़ोगे तो भैया क्या बन जाएगा? 0, वैल्यू ही खत्म, मान खत्म। तो जब दो विपरीत प्रकार के मान हैं, मतलब एक धन है और एक ऋण है, धन का 5 ऋण का 5, दोनों को जोड़ो 0। तो ऐसी तो यहां पर भी है। होना हो एक छड़ पर धन आया और एक पर ऋण आया, ऐसे मान लो एक पे धन आया एक पे ऋण आया और दोनों को मिला दिया, बराबर है तो 0, अगर बराबर नहीं है तो घटेगा। तो इस आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक आवेश को नाम दिया धनावेश और एक आवेश को नाम दिया ऋणावेश। तो उन्होंने बताया कि आवेश 2 तरह के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब कौन वस्तु पर धनावेश होगा और कौन पर ऋणावेश होगा, आगे की कहानी जानने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें। बने रहें भाव के साथ यूपी वाला।